कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है जहां एक बायोकेमिकल फैक्ट्री का बोर्ड दिखता है। वहां एक ट्रक ड्राइवर लापरवाही में एक हिरण को टक्कर मार देता है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखता है हिरण मर चुका होता है। वो बिना परवाह किए वहां से चला जाता है, लेकिन ड्राइवर की ओंझल होते ही उस मरे हुए हिरण का शरीर अजीब तरह से मरोड़ता है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और वो डरावने तरीके से फिर से खड़ा हो जाता है। और यहीं से शहर में कोई खतरनाक वायरस फैल चुका है जो मरे हुए जीवों को भी ज़ॉम्बी बना रहा है। अब कहानी मुड़ती है हमारे मुख्य लीड सियोन वू की तरफ, जो एक बेहद व्यस्त फंड मैनेजर है। वो काम में इतने बिजी रहते हैं कि अपनी छोटी बेटी सुआन को समय ही नहीं दे पाते। सुआन अपने जन्मदिन पर बुसान में रहने वाली अपनी माँ से मिलने की जिद करती है। बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए सियोन वू उसे लेकर सियोल स्टेशन से केटीएक्स एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन बुसान के लिए रवाना होने ही वाली होती है कि बाहर स्टेशन पर अफरा तफरी मची होती है, लेकिन ट्रेन के अंदर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक उसी वक्त एक पैर में चोट लगी लड़की बिना किसी की नजर में आए ट्रेन के आखिरी डिब्बे में घुस जाती है। उसके शरीर में वायरस फैल रहा होता है। वो लड़की ट्रेन के आखिरी डिब्बे में जाकर गिर जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वो दर्द से कराह रही होती है। तभी एक महिला स्टाफ उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन अचानक उस लड़की का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने जैसी आवाज आती है। आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और अगले ही सेकंड वो जानवर की तरह उस महिला पर टूट पड़ती है। महिला दर्द से चीखती है। खून पूरे डिब्बे में फैल जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो महिला खुद भी उसी वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर दोनों मिलकर दूसरे यात्रियों पर हमला करना शुरू कर देती हैं और यहीं से शुरू होता है पूरी ट्रेन में मौत का खेल। अब हर डिब्बे में चीखें गूंज रही होती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। कोई सीटों के नीचे छिप रहा होता है, कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बीज़ इंसानों की तरह नहीं, बल्कि भूखे जानवरों की तरह लोगों को नोच रहे होते हैं। सिर्फ एक काट और इंसान खत्म। सियोन वू अपनी बेटी सुआन को गोद में उठाकर तेजी से आगे भागता है। उस पल पहली बार उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी अपनी बेटी को नहीं बचाया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी भाग दौड़ के बीच हमारी मुलाकात होती है सांघवा से। एक बेहद ताकतवर आदमी, लंबा चौड़ा शरीर, भारी आवाज, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल इंसान। उसकी गर्भवती पत्नी भी उसी ट्रेन में होती है। जब बाकी लोग सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे होते हैं, तब सांघवा दूसरों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों से ज़ॉम्बीज़ को धक्का देता है, उन्हें सीटों पर पटक देता है और लोगों को भागने का मौका देता है। उधर संघवा और उसकी वाइफ के पीछे ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक दरवाजा बंद करने को कहता है, लेकिन दरवाजा आधा बंद हुआ ही था कि अचानक अटक गया। तभी सियोक वू ने देखा कि ऊपर वाला स्विच अटका हुआ है, पर स्विच खोलने के बाद भी उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि दोनों के आने का इंतजार किया। लेकिन उस बूढ़े के उकसाने पर आसपास के लोग भी उसके साथ हो गए। इसलिए उसने मजबूरी में डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों ज़ॉम्बियों के बीच फंस गए। बच्ची बार बार चिल्लाती रही, पापा प्लीज डोर खोल दो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उधर संघवा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए ज़ॉम्बियों से लड़ता रहा। उसे लग रहा था कि अंदर वाले लोग गेट खोल देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा करने वाला नहीं था। मजबूर होकर उसने खुद दरवाजा खोल लिया। तभी सियोक वू ने देखा कि इतने में ही संघवा की वाइफ ने तुरंत जमीन पर गिरा पानी उठाया और अखबार से उसे कांच के दरवाजे पर चिपका दिया। तब जाकर ज़ॉम्बी शांत हुए। अभी अभी जो बूढ़ा आदमी संघवा को अंदर आने से मना कर रहा था, वही अब खुद आगे बढ़कर पूछताछ करने लगा ताकि सारी जिम्मेदारी सियोक वू पर डाल सके। तभी कंडक्टर ने घोषणा की कि ऊपर से निर्देश हैं कि बाहर दंगे हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पर बूढ़ा आदमी अटेंडेंट को बुलाकर आदेश देता है कि ट्रेन वहां जरूर रुकनी चाहिए, बदले में चाहे जितने पैसे ले लो। ठीक उसी समय सियोक वू को अपनी बूढ़ी माँ का फोन आता है। असल में घर में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए थे और उसकी माँ को ज़ॉम्बी ने काट दिया था। सियोक वू की माँ चिंता कर रही थी कि उसका बेटा बाहर किसी खतरे में ना पड़ जाए। जैसे जैसे उनमें संक्रमण बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनका नियंत्रण खत्म होता जा रहा था और इसी वजह से फोन भी कट गया। लेकिन इस समय सियोक वू कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बस अपनी बेटी सुवन के पास रहकर उसकी हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। असल में ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे। साफ था कि बाहर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी मौजूद हैं। इतनी डरावनी स्थिति देखकर सियोक वू जल्दी से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है। ट्रेन के गुजरते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोरियाई सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में पैंडेमिक घोषित कर देती है और किसी को भी बाहर निकलने से मना कर देती है। ट्रेन में जब सभी लोग उलझन में थे, तभी ट्रेन कंडक्टर उन्हें एक और खबर देता है। ट्रेन अगले डेजन स्टेशन पर रुकेगी, जहाँ सेना पहले ही तैनात हो चुकी है। ये सुनकर सियोक भी जल्दी से फोन करने जाता है। इसी बीच सांघवा और सूजन आपस में बात करने लगते हैं। वो बच्चे से पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। वो तो एक फंड मैनेजर है। हाँ, फंड मैनेजर। खून चूसता है। सूजन सांघवा की बातें अच्छी तरह से समझ रही थी। वो बुरा ना माने, इसलिए डॉन की वाइफ ने उसे कैंडी दी और बच्चे की हलचल महसूस कराई। इससे सूजन का उनसे जुड़ाव हो गया। तभी सूजन के पापा ने अपने वीआईपी कस्टमर को फोन किया
जो एक स्पेशल ऑफिसर थे। ऑफिसर ने फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स लेने के बदले सियोक को बताया कि डेजॉन स्टेशन पर यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा, इसलिए उसने सियोक को वहां से बच निकलने की एक सलाह दी। ठीक है, तो मेन गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? ईस्ट वाली गेट से बाहर आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? जैसे ही सियोन जाने लगा, उसने देखा कि भिखारी डरा हुआ वहीं बैठा है। सियोक को लगा कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक कर रहा था। जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। यात्री सावधानी से उतरने लगे। कंडक्टर पीछे देखने गया तो उसने एक खौफनाक नजारा देखा। तभी उसी मतलबी बूढ़े आदमी ने बताया कि जिस स्टेशन पर हम रुके हैं, वहां का पूरा शहर सील कर दिया गया है और अब सिर्फ बुसान ही खुला है। उसने कंडक्टर से इंजन अलग करने को कहा। उधर यात्री बाहर गेट की ओर बढ़ रहे थे और वहां सेना को ना देखकर काफी हैरान थे। हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। सियोक ऑफिसर को ढूंढ रहा था ताकि वह उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। रेलिंग पर बैनर लगा हुआ था, लेकिन वह अपनी बेटी के साथ अंदर चला गया। ये देखकर डोंग और उसकी वाइफ हैरान रह गए। तभी सुअन ने अपने पिता सियोक वू से पूछा कि हम उन लोगों के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। उसी समय वह भिखारी भी वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि उसने सियोक वू की सारी बातें सुन ली थीं। ये सुनते ही सुअन बाकी लोगों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन सियोक वू ने उसे रोक लिया। उसने अपनी बेटी से कहा, अभी किसी की परवाह मत करो। ऐसे हालात में इंसान को सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुअन को अंदर तक चोट पहुंचा गई। उसने दुखी होकर कहा, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उधर संग हुआ जैसे ही वह अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग के साथ एस्केलेटर से नीचे पहुंचा, उसने देखा कि सैनिकों की एक टुकड़ी वहां खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल सैनिक धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगे। असल में वायरस को रोकने के लिए तैनात वही सैनिक संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुके थे। स्थिति को समझते ही संग हुआ अपनी पत्नी को लेकर एस्केलेटर से कूद पड़ा और तेजी से भागने लगा। जो लोग समय पर नहीं भाग पाए, वे तुरंत ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। ज़ॉम्बी बने सैनिक पहले से कहीं अधिक तेज, शक्तिशाली और खतरनाक हो चुके थे। उसी समय ज़ॉम्बियों की भीड़ सुअन के पास पहुंच गई। डर के मारे वह एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। एक ज़ॉम्बी उसकी ओर झपटा ही था कि तभी संग हुआ समय पर वहां पहुंच गया और उसने सुअन की जान बचा ली। लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी छोटी लड़की के पिता सियोक वू की ओर बढ़ने लगे। संग हुआ, सोंगक्योंग और सुअन तेजी से वहां से निकल गए। पूरा कॉरिडोर अब ज़ॉम्बियों से भर चुका था और लोग जान बचाकर प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहे थे। बेसबॉल खिलाड़ी यंगुक सबको जल्दी भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन सियोक वू पीछे रह गया। तभी एक ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। किसी तरह उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब ज़ॉम्बी के मुंह में ठूंस दी और खुद को बचा लिया। इसी बीच संग हुआ ने एक डंडे की मदद से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अटका दिया, लेकिन वह वहां से भागा नहीं। वह अब भी पीछे रह गए लोगों की मदद कर रहा था। तभी भिखारी ने भी सियोक वू की सहायता की। डर और घबराहट में खोया सियोक वू संग हुआ की आवाज सुनकर होश में आया और तेजी से उसकी ओर भागा। उसी समय बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनकी तरफ टूट पड़े। जैसे ही सियोक वू दरवाजे तक पहुंचा, सबने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बियों की बढ़ती संख्या के सामने उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। उधर ट्रेन तक पहुंच चुके यात्रियों ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर भी ज़ॉम्बी मौजूद थे। ट्रेन का कंडक्टर तुरंत ड्राइवर केबिन की ओर भागा, जबकि बाकी लोग पीछे रह गए यात्रियों को जल्दी आने के लिए चिल्ला रहे थे। वहीं वह स्वार्थी बूढ़ा आदमी लगातार मौका तलाश रहा था कि दरवाजा बंद कर दिया जाए। कंडक्टर केबिन में पहुंच गया और खिड़की खोलकर यात्रियों का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी ऊपर की खिड़की अचानक टूट गई और ज़ॉम्बियों का एक झुंड अंदर गिर पड़ा। एक बुजुर्ग महिला ज़ॉम्बियों के नीचे दब गई। जब वह उठी तो उसने भयावह दृश्य देखा। हड्डियां टूट जाने के बावजूद ज़ॉम्बी अब भी इंसानों पर हमला कर रहे थे। डरी हुई उस औरत को दो भले लोगों ने तुरंत ट्रेन के अंदर खींच लिया। स्टेशन पर मची अफरा तफरी के कारण ज्यादातर लोग अलग अलग डिब्बों में चढ़ने को मजबूर हो गए थे। इसी दौरान डोंग की प्रेग्नेंट वाइफ ने कांच के दरवाजे के बाहर एक आदमी को देखा। उसे लगा कि कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वह तुरंत दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन तभी उस आदमी ने दरवाजे के बीच हाथ डाल दिया। सब एक पल के लिए डर गए, मगर वह घबराई हुई आवाज में कहने लगा कि वह भी अंदर आना चाहता है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह कोई ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि वही भिखारी था जो पहले स्टेशन पर दिखा था। फिर उसे अंदर आने दिया गया। कुछ ही पलों में लगभग सभी यात्री ट्रेन में सवार हो चुके थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी गुस्से में कंडक्टर की शर्ट पकड़ लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि ट्रेन तुरंत रवाना करनी होगी। मजबूर होकर कंडक्टर ट्रेन मास्टर से संपर्क करता है और ट्रेन को चलाने का आदेश दे देता है, लेकिन अभी भी कुछ बहादुर लोग दरवाजे पर खड़े होकर बाकी यात्रियों को अंदर आने का मौका दे रहे थे। अगर वे वहां रुककर रास्ता न रोकते तो शायद कई लोग ट्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि वे पूरी ताकत से कांच का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह दरवाजा ज्यादा देर तक ज़ॉम्बियों का दबाव नहीं झेल पाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। उधर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। कुछ एथलीट आखिरी कोशिश करते हुए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उनमें से कई लोग प्लेटफॉर्म पर ही ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। पीछे मौत उनका पीछा कर रही थी और आगे ट्रेन उनसे दूर होती जा रही थी। तभी सियोक और डोंग ने मिलकर आखिरी समय में
कुछ लोगों को ट्रेन में चढ़ाने में मदद की। इस मुश्किल घड़ी में दोनों के बीच भरोसे और दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने रेलवे कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी सुरक्षित स्टेशन की पुष्टि नहीं मिल पाई। इसलिए फैसला लिया गया कि ट्रेन सीधे बुसान की ओर बढ़ेगी। उस समय सभी लोग अलग अलग डिब्बों में बिखरे हुए थे। डोंग की वाइफ किसी को फोन करने वाली थी, लेकिन तभी भिखारी ने उसे रोक दिया। उसने खिड़की से देखा था कि उनके डिब्बे के दोनों तरफ ज़ॉम्बियों की भीड़ भरी हुई है। अब वे चारों ट्रेन के दरवाजे के पास फंस चुके थे। खुशनसीबी से उन्होंने कोई शोर नहीं किया था, इसलिए ज़ॉम्बियों का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। छिपने के लिए उनके पास सिर्फ दोनों तरफ बने छोटे छोटे टॉयलेट ही बचे थे। वे बेहद सावधानी से वहां पहुंचने लगे। उनके आसपास हर तरफ ज़ॉम्बी थे और बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार सांग हुआ को अपनी पत्नी का फोन आता है। उसी कॉल में सॉकवू अपनी बेटी की आवाज भी सुन लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार 13वें डिब्बे में फंसा है, जबकि वे खुद 9वें डिब्बे में मौजूद हैं। इसका मतलब था कि उन्हें अपने प्रियजनों तक पहुंचने के लिए 3 ऐसे डिब्बों को पार करना होगा जो पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भरे हुए थे। कुछ पल के लिए सभी चुप हो जाते हैं। यह मिशन लगभग आत्महत्या जैसा था, लेकिन किसी के पास दूसरा विकल्प नहीं था। सोकवू अपनी बेटी को बचाना चाहता था, सांगवा अपनी गर्भवती पत्नी तक पहुंचना चाहता था, वहीं छात्र योनगुक अपने दोस्तों और प्रेमिका को बचाने के लिए तैयार था। आखिरकार तीनों फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे आगे बढ़ेंगे। योजना के मुताबिक सबसे आगे सांगवा चलता है। जैसे ही पहला दरवाजा खुलता है, सामने मौजूद ज़ॉम्बियों का झुंड उनकी ओर टूट पड़ता है, लेकिन सांगवा बिना डरे उन पर हमला कर देता है। एक एक करके ज़ॉम्बी नीचे गिरने लगते हैं। पीछे से सॉकवू और योनगुक उन ज़ॉम्बियों को रोकते हैं जिन्हें सांगवा गिरा चुका होता है। तीनों किसी योद्धा की तरह लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वे पहला डिब्बा पार करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन दूसरे डिब्बे में पहुंचते ही योनगुक अचानक रुक जाता है, क्योंकि वहां मौजूद अधिकांश ज़ॉम्बी उसके अपने सहपाठी और दोस्त थे। उन्हें उस हालत में देखकर उसका दिल कांप उठता है। वह उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन सांगवा के पास रुकने का समय नहीं था। उसे अपनी पत्नी को बचाना था। वह लगातार लड़ता रहता है और एक एक करके रास्ता साफ करता जाता है। मगर समस्या ये थी कि ज़ॉम्बी आसानी से मरते नहीं थे। वे बार बार उठकर फिर हमला करने लगते थे। लगातार लड़ाई के कारण तीनों की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि अब वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तभी अचानक ट्रेन एक लंबी सुरंग में प्रवेश कर जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। हैरानी की बात यह थी कि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बी रुक जाते हैं। वे अपने शिकार को देख नहीं पा रहे थे। यहीं सोकवू को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में लगभग बेकार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक बैग से बेसबॉल गिर जाती है और उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज जाती है। सारे ज़ॉम्बी तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। अब सोकवू समझ जाता है कि अंधेरे में वे देख नहीं सकते, लेकिन आवाज सुन सकते हैं। वह तुरंत अपने बैट से सामान रखने वाली रैक पर जोरदार वार करता है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों अगले डिब्बे में पहुंच जाते हैं। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, तब वे बाल बाल बच चुके होते हैं, लेकिन आखिरी डिब्बा पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। सांगहुआ सीधे अंदर घुसने की सोचता है, लेकिन सोकवू उसे रोक देता है। उसके दिमाग में एक नई योजना आ चुकी थी। जैसे ही ट्रेन दोबारा सुरंग में प्रवेश करती है, सोकवू सांगहुआ का मोबाइल दरवाजे के पास फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल कर देता है। तेज रिंगटोन सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। अंधेरे और शोर का फायदा उठाकर तीनों चुपचाप आगे निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे शौचालय तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार अपने परिवारों से मिल जाते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें 15वें डिब्बे तक पहुंचना था और वहां उनका इंतजार ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा खतरनाक लोग कर रहे थे। परिवारों से मिलने के बाद सभी की आंखों में राहत दिखाई देती है। छोटी बच्ची सुआन अपने पिता से लिपट जाती है और सांगहुआ अपनी गर्भवती पत्नी स्योंगग्युंग को सुरक्षित देखकर चैन की सांस लेता है। लेकिन सॉकवू पता लगाता है कि ट्रेन कुछ ही मिनटों में फिर एक सुरंग से गुजरेगी। योजना यह थी कि अंधेरा होते ही वे 14वें डिब्बे को पार करके 15वें डिब्बे में पहुंच जाएंगे, जहां बाकी बचे यात्री मौजूद थे। उधर 15वें डिब्बे में बैठे लोगों को भी उनके आने की खबर मिल चुकी थी। योनगुक की प्रेमिका खुशी से यह बात सबको बताती है, लेकिन वहीं मौजूद स्वार्थी व्यवसायी योंग सुक इसका विरोध करने लगता है। उसे डर था कि कहीं यह लोग संक्रमित ना हो और उनके डिब्बे में आकर सभी को खतरे में न डाल दें। असल में उसे किसी और की नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जान की चिंता थी। लड़की बार बार लोगों से मदद की अपील करती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। सभी डरे हुए थे और डर इंसान से उसकी इंसानियत छीन चुका था। जब ट्रेन फिर से सुरंग में दाखिल हुई, सांगहुआ आगे बढ़ने लगा, पर कॉरिडोर ज़ॉम्बीज़ से भरा था। तभी सियोक की नजर सामान रखने वाली रैक पर पड़ी और उसने सांगहुआ को एक आइडिया दिया। इतने में सभी लोग तुरंत हरकत में आए और चुपचाप ऊपर से रेंगने लगे। आगे का रास्ता बंद देखकर सियोक ने एक बैग उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक गया। फिर उसने सूजन को उठाया और भागने लगा, पर वे ऊपर वाले भिखारी को भूल गए। नीचे उतरते समय सूजन ने देखा कि भिखारी के पैर लड़खड़ा रहे थे, जिससे वह नीचे गिर गया। उसे गिरा देख सूजन मदद करना चाहती थी, पर अचानक हुई आवाज ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सियोक को मजबूरन अपनी बेटी को पहले आगे भेजना पड़ा और वह खुद भिखारी को सहारा देने चला गया। लेकिन ठीक उसी समय ट्रेन अचानक सुरंग से बाहर निकल आई।
जॉम्बी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। डर के मारे दोनों पूरी तरह सहम गए। तभी सांघवा ने उन्हें जल्दी आने का इशारा किया। सियोक ने भिखारी से कहा कि 3 गिनते ही उसे भागना होगा, लेकिन तभी जॉम्बीज बेतहाशा उनका पीछा करने लगे। दोनों के अंदर आते ही सांघवा ने दरवाजा बंद कर दिया और जॉम्बी दरार में फंस गए। सांघवा ने आधे खुले दरवाजे को मजबूती से पकड़े रखा, जबकि उसका साथी दूसरी बोगी का दरवाजा खोलने चला गया, पर वह नहीं खुला। सियोक ने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया और तैजून ने तुरंत अपने साथी को फोन लगाया। उसे नहीं पता था कि सामने वालों ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर रखा है और जिन्हीं को काबू में कर लिया है। लड़की का फोन बजते ही किम मैनेजर ने उसे लात मारकर तोड़ दिया। दरवाजा न खुलता देख सियोक तुरंत सांघवा की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया। इधर तैजून पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने में लगा हुआ था, पर दरवाजा इतना मजबूत था कि टूटा ही नहीं। उधर सांघवा जोर लगाकर दरवाजे को पकड़े रहा ताकि जॉम्बी अंदर न आ सकें, लेकिन इस बार हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि जॉम्बी के दांतों के गहरे निशान सांघवा के हाथ पर थे। एक तरफ लड़का पागलों की तरह कांच को पीट रहा था, वहीं दूसरी ओर लोग छुपकर हंस रहे थे। देखते ही देखते कांच का दरवाजा टूटने ही वाला था। तभी किम मैनेजर तुरंत दौड़कर उसे रोकने गया। इतने में ही सभी लोग मिलकर गेट बंद करने लगे। उन बेरहम लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि लड़के का हाथ गेट में फंसा हुआ है। अगर ज्यादा ताकत लगाई गई तो उसका हाथ अलग भी हो सकता था। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बहन को देखा। वह तुरंत भीड़ रोकने दौड़ी और जिन्हीं ने मौका पाते ही कंडक्टर का हाथ काट लिया, जिससे वह छूटकर महिला की मदद को बढ़ गई। तभी एक आदमी ने बुजुर्ग महिला को धक्का दे दिया। इतने सारे लोगों के सामने जिन्हीं कुछ नहीं कर सकी। संक्रमित सांघवा को देखकर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पूरी तरह से टूट गई। वह चाहती थी कि उसका बच्चा अपने पिता को देख सके। जॉम्बीज के अंदर आने से पहले सांघवा ने सियोक से उसे वहां से सुरक्षित ले जाने को कहा। संक्रमण फैलने से पहले उसने अपने बच्चे का नाम रखा और तभी कांच पूरी तरह से बिखर गया। सांघवा अपनी आखिरी सांस तक उन्हें आगे बढ़ने से रोकता रहा, पर जॉम्बीज की तादाद कम नहीं हो रही थी। दूसरी ओर कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। ऊपर से मैनेजर किम ने दरवाजा बंद रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसी बीच डोंग में बदलाव शुरू हो चुका था, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर फैल रहे वायरस से लड़ते हुए आखिरी सांस तक जॉम्बियों का मुकाबला करता रहा। जैसे ही बड़ी संख्या में जॉम्बी पागलों की तरह बाहर निकलने लगे, सियोक ने आखिरकार दरवाजा खोल दिया और सबको अंदर खींच लिया। लेकिन निराश बुजुर्ग महिला अब जीना नहीं चाहती थी। उसने जॉम्बियों को खुद पर झपटने दिया। अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देख दूसरी बुजुर्ग महिला यह सदमा सहन नहीं कर पाई। सियोक ने तुरंत दरवाजा बंद किया और गुस्से में आकर किम को एक जोरदार घूंसा मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन किसे पता था कि वह मतलबी किम उल्टा सियोक पर ही इल्जाम लगा देगा। उसके आरोपों और भड़काऊ बातों की वजह से सियोक सबकी नजरों में विलेन बन गया। सियोक ने पलटकर जवाब देने के बजाय चुपचाप सबकी बातें सुनी और भारी कदमों से अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। किम के कहने पर सभी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और कपड़ों से उसे मजबूती से बांध दिया। उन्हें डर था कि दरवाजा कमजोर है, इसलिए सब मिलकर उसे थामे रहे। वहीं पीछे बैठी बुजुर्ग महिला अपनी बहन के खोने के दुख में डूबी हुई थी। वह अब इन मतलबी लोगों के घिनौने चेहरे और नहीं देखना चाहती थी। यह देखकर मैनेजर किम हैरान रह गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि बुजुर्ग महिला को गेट खोलने से रोको, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पिछला डिब्बा जॉम्बियों से भर गया और बचने का जो एकमात्र रास्ता था उसे ये लोग पहले ही बंद कर चुके थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, शहर धुएं और आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। उधर स्वार्थी व्यवसाय और ट्रेन मैनेजर किसी तरह शौचालय में छिपकर बच जाते हैं। इसी दौरान ट्रेन ड्राइवर को पता चलता है कि आगे की पटरियां दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों से बंद हो चुकी हैं। वह यात्रियों को बताता है कि यह ट्रेन अब बुसान तक नहीं जा सकती। इसके बाद वह दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ समय बाद उसे एक नई ट्रेन मिल जाती है और वह उसे चालू करने में सफल हो जाता है। उधर सियोक और उसके साथी भी ट्रेन से उतरकर मदद की तलाश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी समय एक और भयानक हादसा हो जाता है। एक जलती हुई ट्रेन तेज रफ्तार से स्टेशन में घुस आती है और जोरदार टक्कर मार देती है। पूरा स्टेशन हिल जाता है। हर तरफ धुआं, आग और मलबा फैल जाता है। टक्कर के बाद छात्र और उसकी प्रेमिका किसी तरह खुद को संभालते हैं, लेकिन जब वे पीछे देखते हैं तो जहां कुछ देर पहले सियोक और बाकी लोग खड़े थे, तो वहां सिर्फ तबाही दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उनके सभी साथी मारे गए हों, लेकिन सियोक और बाकी लोग अभी जिंदा थे और अब वे पहले से भी ज्यादा भयानक मुसीबत में फंस चुके थे। सियाग्याग जब हाश्म आता है तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह और उसके साथी दो ट्रेनों के बीच बने एक संकरे हिस्से में फंसे हुए थे। उनके सिर के ऊपर वाली ट्रेन पर दर्जनों ज़ॉम्बी चिपके हुए थे और पूरी ट्रेन किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। समय बहुत कम था। सियो तुरंत बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। काफी तलाश के बाद उसे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। वह किसी तरह वहां से रेंग कर बाहर निकल जाता है और फिर बाकी लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर की खिड़कियां टूट जाती हैं और कई ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ते हैं। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। उसी समय बेघर आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। वह ज़ॉम्बियों को रोककर सियोक, छोटी बच्ची और जॉन की पत्नी को भागने का मौका देता है। उसके बलिदान की वजह से बाकी लोग सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ट्रेन के गिरने की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज जाती है और हर दिशा से ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड
उनकी ओर दौड़ पड़ता है। सियोक अपनी बेटी को गोद में उठाकर पूरी ताकत से भागता है। पीछे गर्भवती महिला भी हिम्मत नहीं हारती और उनके साथ दौड़ती रहती है। इसी तरह वे एक चलती हुई ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और उसमें चढ़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगती है और पूरा पिछला हिस्सा ज़ॉम्बियों से भर जाता है। अगर ऐसा चलता रहता तो ट्रेन रुक सकती थी। सियोक तुरंत पीछे पहुंचता है और ज़ॉम्बियों के हाथों पर लगातार लात मारने लगता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार सभी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। सियोकवू ने राहत की सांस ली और केबिन की ओर बढ़ा। उसे लगा कि वहां कंडक्टर होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर वह डर गया और तुरंत दरवाजा बंद कर पीछे हट गया, क्योंकि ज़ॉम्बी योंगसुक को काट चुका था। हालांकि वह अब भी पूरी तरह संक्रमित नहीं हुआ था, इसलिए उसने खुद ही दरवाजा खोल लिया। उसे अपनी ओर आते देख सियोकवू घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रोके। कुछ ही सेकंड में योंगसुक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया और उसने सियोकवू पर हमला कर दिया। इस खींचतान में सियोकवू भी जल्द ही ज़ॉम्बी की चपेट में आ गया। तभी सांगहवा की पत्नी ने पूरी ताकत से उसे बचाया, लेकिन खुद ज़ॉम्बी का निशाना बन गई। तभी सियोकवू को सांगहवा से किया हुआ वादा याद आया। उसने तुरंत उठकर ज़ॉम्बी का मुंह कसकर बंद कर दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। ज़ॉम्बी ने मौका पाते ही हमारी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार सियोकवू को काट लिया। सियोकवू जानता था कि अब क्या होने वाला है, इसलिए संक्रमित होने से पहले उसने अपनी कमर में जंजीर बांध ली और रेलवे ट्रैक के पास की जमीन को निशाना बनाकर ज़ॉम्बी को लेकर नीचे कूद गया। उसने ज़ॉम्बी को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन एक खतरा टलने के बाद दूसरा खतरा अब वह खुद बन चुका था। सियोकवू ने अपनी हालत को समझते हुए सुअन की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी था। वह हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा और कभी सुअन की भावनाओं को नहीं समझ पाया। अब वह बस अपनी गलती सुधारना चाहता था, इसलिए उसने जंजीर खोली और तुरंत केबिन में पहुंच गया। उसने महिला को जल्दी से बताया कि ट्रेन को कैसे रोका जा सकता है। शायद यह उसकी बेटी के लिए किया गया आखिरी काम था। इसके बाद सियोकवू अपनी बेटी के पास गया और धीरे से उसे कुछ समझाया। उसने कहा कि अब हमेशा उसे आंटी के साथ रहना है और आंटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। ये सुनते ही सुअन जोर जोर से रोने लगी। मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। इसके बाद सियोकवू रोते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। सुअन के जन्म की यादों में खोते हुए उसे उसके साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पल याद आ गए। ये सोचकर सियोकवू मुस्कुरा दिया और उसका दर्द कुछ कम हो गया, और इसी आखिरी याद के साथ वह हमेशा के लिए सुअन से दूर हो गया। सांगहवा की पत्नी पूरे रास्ते चुपचाप सुअन के साथ बुसान शहर तक पहुंची। ट्रेन सुरंग से पहले रुक गई। आगे बहुत सारा मलबा और कई लाशें पड़ी थीं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिकों का काम सुरंग से इस ओर आने वाले ज़ॉम्बीज को मार गिराना था, लेकिन उन्हें यह पक्का नहीं था कि वे दोनों ज़ॉम्बी हैं या नहीं। इतने में ऊपर से आदेश आया कि उन्हें ज़ॉम्बी समझकर मार गिराया जाए। आदेश मिलते ही सैनिकों ने निशाना साध लिया और ट्रिगर दबाने की तैयारी कर ली। तभी सुरंग से एक गाना सुनाई दिया। सब जानते थे कि ज़ॉम्बीज गाना नहीं गा सकते। आवाज सुनते ही दो सैनिकों ने अपने साथियों को फायरिंग रोकने का संकेत दिया। सुअन हमेशा ये गाना अपने पापा को सुनाना चाहती थी।